क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन यही ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। यही ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। जो 45 दिन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सफर चल रहा है, केवल मात्र 45 दिन में मैं आपको इस बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में कम से कम 70 में से 65 गेन करवा के दूंगा। कम से कम 70 में से 65 गेन करवा के दूंगा। 100% गारंटी है। केवल आप मेरे साथ बने रहिए। 100% आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं बस उसी पे फोकस करिए। 100% आपको 65 मिलेगा तो मिलेगा। तो इसी के साथ आज एक और उसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आइए, इसको मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि एकदम हेलुआ हो जाएगा। हेलुआ कभी सोचे नहीं होंगे कि इस इतनी आसान तरीके से कोई बता सकता है आपको ये डेरिवेशन। और लिखना भी बताऊंगा कि इसको लिखते कैसे हैं। एग्जाम में लिखना भी रहता है, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कैसे डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले लिखा है समतल आवेशित प्लेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समतल आवेशित प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले प्लेट बना लेते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेट बनाएंगे। ये हो गया आपका समतल आवेशित प्लेट नहीं है। जब इसको हम अभी तो एक प्लेट बन रहा है, ये हो गया प्लेट। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एकांक प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। यहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाता है। चलिए, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, और जब इसको हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हो जाएगा, अर्थात यह जो प्लेट था वह आवेशित हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, आवेशित हो गया। ए प्लस आवेश जो है पूरी तरह से वितरित हो गया। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यह आवेश जो होगा वितरित हो जाएगा, और इसी के निकट हमको कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मानेंगे कि इसके मान लेते इसका केंद्र O है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और ठीक इसके विपरीत R दूरी पर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, P डैश ले लेते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक लाइन नहीं देंगे, और ठीक यहाँ पर डैश डैश बना देंगे, डैश डैश। यहाँ पर R दूरी पे ठीक एक बिंदु P डैश है। तो सबसे पहले अब निकालना कैसे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से निकालनी है, तो एक सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इस P और P डैश को अक्ष मान करके अब एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब सोचो काहे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि अगर बेलन रहेगा तो डेरिवेशन करने में आसान होगा। सबसे आसान होता है, अगर बेलनाकार पृष्ठ लेंगे तो हमको उसका फार्मूला रखने में बहुत इजी होता है, इसीलिए हम बेलनाकार पृष्ठ। तो इस P और P डैश को अक्ष मान करके एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चलिए आइए, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चलिए, यहाँ पर बन गया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब देखिए, अब जब यह बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन गया, तब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, और जब वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे तो हमको पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो चलिए आइए निकालते हैं। मान लेते हैं कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। मान लेते हैं इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो सबसे पहले अब लिखने के लिए भी आता है, तो लिखना कैसे है, तो चलिए आइए मैं बताता हूं कैसे लिखना है। तो जो चीजें हम माने हैं वही चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले माना लिखेंगे, माना एक समतल
समतल आवेशित समतल प्लेट है। माना एक अनंत, यहां पर लिखेंगे माना एक अनंत विस्तार का समतल प्लेट है जिसको हमने क्या किया था, हमने क्यू आवेश दिया था। क्या दिया था? क्यू आवेश दिया। ठीक, क्या हो जाएगा? दिया। और वह आवेश लिख देंगे, वह आवेश इसके एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। भाई देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। समान रूप से फैल जाता है और उसके, यहां पर लिखेंगे, और उसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? इतना चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले जो चीजें हम लिखे हैं वही चीज यहाँ पर माने हैं। तो देखिए, अगर इस बिंदु P से देखेंगे तो देखिए वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं इस बिंदु P पर पहले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। और इसका क्षेत्रफल जो है बहुत छोटा है, एक बिंदु P लिए हैं तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है? DA है। क्या है? DA है। और इसका दिशा भी कहां भी होगा? बाहर की तरफ होगा। तो और देखिए, ठीक इसके यहां पर लिए हैं, इसकी भी दूरी R है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? बाहर की तरफ। और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। इसके क्षेत्रफल की दिशा भी कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। तो देखिए, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल की दिशा बाहर की तरफ और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की तरफ, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा बाहर की तरफ। अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स कहां से गुजरेंगे? एक तो यहां से गुजरेंगे और एक तो यहां से गुजरेंगे, और इसके ठीक ऊपर से यहां पर एक बिंदु Q ले लेते हैं। यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। लेकिन इसके क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी? ऊपर की तरफ से होगी। तो देखिए, ऊपर की तरफ से गुजरेगी, इसके यहां से वैद्युत क्षेत्र मतलब यहां पर जो इसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी कहां होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसकी संपूर्ण पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो इस पे लिखेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाएगा क्या चीज? देखिए, यहां पर फाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई पी प्लस इंटीग्रेशन फाई पी डैश डी फाई होगा। क्यों? क्योंकि छोटा है, तो डी फाई पी डैश प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डी फाई क्यू। देखिए, कहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? एक यहां से गुजरेगा
एक यहाँ से गुजरेगा, एक इसके वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो ये तीनों चीजें हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर होता है, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। क्यों? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। यहाँ पर वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, वेक्टर लगा दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डी फाई क्यू। अब देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, वेक्टर हटता है तो cos थीटा आता है, cos थीटा, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए cos थीटा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ई, यहाँ पर आ जाएगा ई इंटू डी ए cos थीटा। अब देखिए फाई ई बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहीं पर है और इसके क्षेत्रफल की दिशा भी दोनों सेम इसी जगह पे है। तो यहाँ पर cos मतलब थीटा का मान रखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई, और यहाँ पर डी ए cos थीटा की जगह पे डी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 अंश, और यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए cos 0 अंश, यहाँ पर 0 है 0 अंश, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए cos। देखिए यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और क्षेत्रफल की दिशा इधर, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ से ई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बच जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos 0 अंश का मान अगर रख देते हैं 1, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए इंटू 1, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई तो बाहर निकल गया है डी ए इंटू cos 90 अंश का मान 0। तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई, और इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए, और प्लस इसका कितना हो जाएगा फाई, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी ए, और इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू, देखिए इसका पूरा क्षेत्रफल क्या माने हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या माने ए माने हैं, तो यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए, और प्लस इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा ए होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा 2a, ये हो गया आपका। अब गॉस के प्रमेय से लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई मतलब फाई ई बराबर होता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन साइलन नॉट, ये होता है आपका, तो यहाँ पर रख देंगे फाई की जगह पे क्यू अपॉन साइलन नॉट बराबर ई इंटू 2a। अब देखिए एक, अब इसको हम ई बराबर करेंगे तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, इधर नीचे भेज देंगे, तो कहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन 2a हो जाएगा बराबर ई हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ई बराबर क्यू ए 2a, इतना हो गया, और यहाँ पर नीचे साइलन नॉट भी है तो यहाँ पर साइलन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी साइलन नॉट हो गया। अब देखिए अब हमको पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर क्यू ए और यहाँ पर इंटू 1/2 साइलन नॉट, गुणा होगा तो सेम चीज आएगी। अब हमको पता है कि मान लेते इसका पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, अर्थात
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हाइबट्टे जो होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। प्रति एकांक, देखिए यहाँ पर प्रति है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो E बराबर हो जाएगा Q अपन A क्या होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर के सिग्मा बाय क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी वे में इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख लीजिए और अच्छी तरह से इसको तैयार करिए। क्यों? क्योंकि समझिए कि आपका 4 नंबर तैयार है। एग्जाम में तो 100% आएगा, एग्जाम में तो ये 100% आएगा, एक बार जान लीजिएगा। लेकिन जो आपके सेट बनते हैं, 7 प्रकार के पेपर बनते हैं, हो सकता है ये 100% रहेगा, हो सकता है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसी में आपका यही क्वेश्चन हो। तो चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं अगले दिन, अगले वीडियो, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, गुड नाइट।